अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? एंड आई होप सब ठीक ठाक होंगे। लेट्स मूव टूवर्ड्स हमारा जो आज का टॉपिक है इस लेक्चर का। हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, इससे पहले कवर अप कर लिया है जितने भी अदर असाइनमेंट्स के अंदर हम लोगों ने कवर किया। सबसे पहले हमने अदर असाइनमेंट्स को समझा था। इंटरिम रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी 6 मंथ्स रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर ड्यू डिलिजेंस क्या होता है, पीएफआई एग्जामिनेशन क्या होती है, ड्यू डिलिजेंस यहाँ पे भी कवर अप हो गया। जो हमने ऊपर किया बताया था कि लिमिटेड एश्योरेंस हो या फिर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर हो, चीज़ें ऑलमोस्ट एक ही होती हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उसमें। पीएफआई के बारे में बड़ी इन डिटेल बात की थी कि यार कितने टाइप्स की प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है और कैसा उसके प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, एक्सेप्टेंस की कंसिडरेशन क्या क्या हो सकती है। हमने उसके बारे में बड़ी डिटेल में बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर। आज का जो हमारा लेक्चर होगा, इट विल बी मोर फोकस टूवर्ड्स खत्म करना है हम लोगों ने इतने अदर असाइनमेंट्स के टॉपिक को, क्योंकि इतना कोई ज़्यादा नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है बस, दैट इज इट। कोई याद करने की ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, बस प्रोसीजर्स याद करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने आज पढ़ना है, दैट विल बी सोशल एंड एनवायरमेंटल रिव्यू, जो कि लिमिटेड एश्योरेंस में फॉलो करता है, और फिर फॉरेंसिक ऑडिट, यानी कि ये दोनों पहले हम लोग शुरू करेंगे अभी। फॉरेंसिक ऑडिट, इसकी हम लोग एक ही फॉरेंसिक ऑडिट। अच्छा, प्रोसीजर्स दोनों के डिफरेंट होंगे। ऑब्वियसली देखो, दो किस्म के हैं। वेरिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम एक अलग चीज़ है, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एक अलग चीज़ है, लेकिन दोनों के ऊपर मेथडोलॉजी सेम है। फॉरेंसिक ऑडिट आप कर रहे हो, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि यार व्हाट इज फॉरेंसिक ऑडिट और ब्ला ब्ला ब्ला, एक्सेप्टेंस के लिए हम लोगों ने क्या करना है, रीजंस क्या होती है फॉरेंसिक ऑडिट के, बस ये सब कुछ। बाकी जहाँ पे प्रोसीजर्स की बात आएगी तो जेनेरिक प्रोसीजर्स मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, वहां से आप अपने बना सकते हो दोनों के लिए। बट हम लोग बुक से इन डेप्थ पढ़ लेंगे और समझ लेंगे कि यार इंडिविजुअली फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के कौन से प्रोसीजर्स हैं और इंडिविजुअली इंश्योरेंस क्लेम के कौन से प्रोसीजर्स हो सकते हैं। ठीक है। फॉरेंसिक ऑडिट में हम लोग आते हैं। फॉरेंसिक ऑडिट, सबसे पहली चीज है इसको समझना, व्हाट इज अ फॉरेंसिक ऑडिट। देखो, फॉरेंसिक ऑडिट की इन डेप्थ डेफिनेशन यही है कि फैक्ट फाइंडिंग अगेन एक्सरसाइज होती है और यहाँ पे आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द मैनेजमेंट, लेकिन इसके अंदर हमारे पास हम लोग कर रहे होते हैं फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन। कोई फ्रॉड हो गया, फॉरेंसिक क्या होता है? फॉरेंसिक के अगर लफ्ज को समझो, किसी किस्म की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करके देना किसी बंदे को कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई है, कोई ऐसी चीज हो गई जिसके अगेंस्ट आप ऑडिट कर रहे हो, आप उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। तो उसमें क्या सबसे बड़ी, हम लोग हमारे जो ट्रिपल ए के कोर्स में दो चीजें हैं। फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन कर लो, कोई फ्रॉड हो गया कंपनी के अंदर, इन्वेस्टिगेट करो कि भाई किस बंदे ने किया, कैसे किया, उस इंटरनल कंट्रोल को अमेंड भी करना है, ठीक करना है जो ब्रीच हुआ था। फर्दर उस लॉस जो हुआ है फ्रॉड की वजह से, उसके बारे में बताओ कि भाई इस फ्रॉड होने की वजह से हाउ मच लॉस हैज द कंपनी बेयर्ड। फिर आ जाता है इंश्योरेंस क्लेम, कि भाई इंश्योरेंस क्लेम आप अगर कोई और कंपनी कर रही है या ये कंपनी किसी और पे कर रही है, उसकी क्या वजूहत हो सकती है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कितना आपको क्लेम होगा आपका, क्या आप जो क्लेम कर रहे हो वो ठीक भी है, ये चीजें हो जाती है। और फिर फाइनली आ जाते हैं जो कि हम लोग जिसके ऊपर पढ़ते नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। सिर्फ ये एग्जाम्पल है एक। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस क्या चीज होती है? नेग्लिजेंस देखो, किसी एडवाइजर से, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से आपने कोई एडवाइस ली और आपको उस एडवाइस के पैसे भी आपने दिए, लेकिन आपको फायदा नहीं हुआ। अब एक ऑडिटर आएगा, ऑडिट करेगा फॉरेंसिकली कि यार इस बंदे ने एडवाइस क्या दी थी, क्या वो एडवाइस ठीक दी गई थी, गलत दी गई थी, जिस कंपनी में आपने जिस कंपनी, जब आपने कंपनी में उसको अप्लाई किया। फर्दर आपको जो लॉस हुआ उसकी क्वांटिफिकेशन क्या है और इसकी ओरिजिनल आपको कॉस्ट कितनी पड़ी है प्रोफेशनल नेग्लिजेंस की। फर्दर ये भी हो सकता है कोई सीनियर बंदा कंपनी का कोई प्रोफेशनल एडवाइस दे रहा है पूरी टीम को कि यार आप ये काम ऐसे करो, एंड ही इज नॉट प्रोफेशनली क्वालिफाइड इनफ, उसका एक्सपीरियंस नहीं कोई काम कर सके, तो फॉरेंसिक ऑडिट उसका हो सकता है, खुल सकता है कि भाई आपने किस तरह से एडवाइस किया, क्यों किया, जब आपके पास इतना कॉम्पिटेंस लेवल ही नहीं था। ठीक है। लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं होता है, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया। होता हमारे कोर्स में फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन और इंश्योरेंस क्लेम। इसको भी रख ही लेते हैं, अगर आ जाए तो ठीक है, आता नहीं है, बट अगर आप भी चाहे तो आप जेनेरिक प्रोसीजर से अपने लिए बना सकते हो। रीजंस की तरफ इसके आए तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड या मोटिव बिहाइंड, आप कहते हो कि फॉरेंसिक ऑडिट, इसकी रीजंस होती है देखो दो किस्म की, या तो टू रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट और टू रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट और अथॉरिटीज। अब देखो, अगर मैं कहता हूं कि किसी इंडिविजुअल बंदे ने फ्रॉड किया कंपनी के अंदर और वो लोअर लेवल, जूनियर लेवल का बंदा था, जूनियर का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत ही नया इंडक्टी था, ऐसी बात नहीं है। जूनियर का मतलब ये है कि यार देखो वो सीनियर पोजीशन पे नहीं था बंदा, उसने फ्रॉड किया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको बुलाएंगे, आपको बोलेंगे फॉरेंसिक ऑडिट करो, किसने फ्रॉड किया है, क्या फ्रॉड हुआ है, और हमें करके बताओ कि भाई क्या ये जो इसकी लॉस क्या और किस बंदे ने किया, उसके खिलाफ हमें एक्शन क्या लेना चाहिए। ठीक है। फैक्ट फाइंडिंग करके दे दोगे आप मैनेजमेंट को, तो वो इंटरनल केस होगा, आपने बाहर किसी को रिपोर्ट नहीं करना होगा।
लेकिन अगर हम लोग दूसरी कंडीशन पे आए जहां पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज आ जाती है बीच के अंदर, अब लेट सपोज अगर एक कंपनी, एक लिस्टेड कंपनी है ऑयल एंड गैस की, या बैंक का कोई लिस्टेड बैंक है, जैसे यूके के अंदर एक बहुत बड़ी वाटर एंड क्या कहते हैं उसको, सिवरेज कंपनी है सेवन ट्रेंट के नाम से। अगर पूरी की पूरी कंपनी का बोर्ड ही इन्वॉल्व है फ्रॉड के अंदर, बोर्ड ने पैसे खाए हैं शेयर होल्डर्स के, बोर्ड ने फ्रॉड की है, या नॉट अकॉर्डिंग टू द आईएएस स्टैंडर्ड्स रिपोर्टिंग की और अपने प्रॉफिट्स को ज्यादा दिखाया, दैट इज आल्सो कंसीडर्ड अ फ्रॉड, ठीक है। अब उस केस में ऑडिटर के ऊपर तो लायबिलिटी है कि देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फ्रॉड डिस्क्लोज हो रहा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी जहां पे वो लिस्टेड है, एसईसीपी, जैसे पाकिस्तान में एसईसीपी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, वैसे हर एक कंट्री में होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, जहां पे स्टॉक्स ट्रेड हो रहे होते हैं, वो आपको बुला के कहती है फ्रॉड हुआ है इस कंपनी के अंदर और आप जाके फोरेंसिक ऑडिट करो। अब आपने पूरी कंपनी के ऊपर फोरेंसिक ऑडिट करना है, बोर्ड से लेकर नीचे तक कौन कौन इन्वॉल्व था, व्हाट वाज द क्वांटिफिकेशन ऑफ दैट लॉस जो कि फ्रॉड की वजह से हुआ है, और रिपोर्ट किसको कर रहे होगे आप? अब मैनेजमेंट को नहीं कर रहे होगे, आप उस अथॉरिटी को या फिर गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर रहे होगे। मैं आपको बड़ी एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंट्री में, पाकिस्तान की बात बताता हूँ, यहाँ पे ना कंपनी का नाम लूंगा ना इंडिविजुअल का नाम लूंगा, बट ही वाज अ वेरी पावरफुल इंडिविजुअल। उसका फ्रॉड आया था कि ही मेड अ कंपनी, और उस कंपनी के अंदर सारा का सारा जो रॉ मटेरियल यूज हुआ था वो उसी बंदे का हुआ था, ही वाज अ पॉलिटिकल पर्सन, ठीक है। उसी बंदे का सब कुछ यूज हो रहा था, और ये फ्रॉड था कि महंगी चीजें बेची गई थी अपने फायदे को बढ़ाने के लिए, और अवाम के लिए जो काम, यानी कि जेनेरिक पब्लिक के लिए जो काम किया गया था वो भी सिर्फ अपने मफादात के लिए किया गया था। दिस इस सिचुएशन में पीडब्ल्यूसी, यानी कि पाकिस्तान में उसका नाम है एफ फर्गूसन, इंटरनेशनल नाम है प्राइस वाटर कूपर, प्राइस वाटरसन कूपर, इस तरह नाम है उसका। उनको हायर किया गया था और बोला था फॉरेंसिक ऑडिट करो, ये फ्रॉड किया गया और पूरी कंपनी पे आप ऑडिट करो। तो रिपोर्ट किसने, किसको करना था उन्होंने? टू द गवर्नमेंट, नॉट टू द मैनेजमेंट ऑफ दैट कंपनी, ठीक है। अब हुआ क्या कि ऑब्वियसली बाकी आगे की स्टोरी ये है कि सारा का सारा एविडेंस जला दिया गया, ये हो गया वो हो गया, तो ऑडिटर ने अपना क्या ओपिनियन दिया था, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया था कि भाई वी कैन नॉट प्रोवाइड एनी ओपिनियन, क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है इसके अगेंस्ट, सारा कुछ जला दिया गया। तो ये सिर्फ आपके पास एग्जांपल मैंने आपको दिया कि इस तरह की सिचुएशंस में आप फोरेंसिक ऑडिट करवाते हो अपना, अपना नहीं, या गवर्नमेंट भी करा सकती है, या आप खुद भी अपना करा सकते हो अगर किसी छोटे लेवल पे फ्रॉड हुए। बगैर किसी और चीज की तरफ मूव किए, आपको समझ आ गई फोरेंसिक ऑडिट क्या चीज है, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द मोटिव्स बिहाइंड फोरेंसिक ऑडिट। आते हैं हम लोग सीधे सीधे अपने मेन टॉपिक के ऊपर, द एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन। अगेन, बाकी सब एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन की तरह प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, वो तो कहीं नहीं जाने वाले। अब आते हैं स्पेसिफिक टू फोरेंसिक ऑडिट, कौन से एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने पहले पढ़े हुए भी है सारे। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, मैं पहले लिखूंगा सारे फिर समझाऊंगा। कॉन्फिडेंशियलिटी, फिर आता है आपके पास ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी के बाद आपके पास आता है इंटेग्रिटी ऑफ दोज हु यू विल बी डीलिंग विद, फिर आता है प्रोफेशनल। ये आपकी एक्सेप्टेंस की कंसिडरेशन है। अब अगर इन डेप्थ जाके इसको समझाऊं, देखो अब प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज तो वो हैं जो कि ऑलरेडी हमने पढ़े हैं, 10 इश्यूज थे, ऊपर पूरा टॉपिक मैंने इसका पढ़ाया हुआ है। प्रैक्टिस मैनेजमेंट के अंदर प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज हमने मैंने पढ़े हैं, तो इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आपको याद होंगे। अगर आगे आके हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो देखो, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का क्या मतलब है, यहां पे बात करता है दैट द ऑडिटर शुड हैव द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज टू कंडक्ट द फॉरेंसिक ऑडिट। क्या कह रहे हैं कि भाई देखो, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब ये है कि जो ऑडिटर है ना, उसके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास इतना यार एक सेकंड मुझे दे प्लीज, एक सेकंड। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि देखो, अब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब ये होता है कि ऑडिटर के पास वो नॉलेज हो, वो स्किल्स हो, वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो,
और उसने पास्ट में कोई ना कोई काम ऐसा किया हो, अगर पास्ट में काम नहीं भी किया हो तो उसके पास बंदे ऐसे होने चाहिए जिन्होंने पास्ट में ऐसे इश्यूज से जो गुजरे हैं, वही इस काम को समझ सकते हैं, वही फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट कैसे करना है समझ सकते हैं। बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ऑडिट से ज़्यादा इस पे रिक्वायरमेंट होती है कि अगर कोई फोरेंसिक ऑडिट आपने करना है, ऑब्वियसली आप ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो कर नहीं रहे, तो वहाँ पे आपने हर एक छोटी-छोटी चीज़ रिपोर्ट करनी है। वहाँ पे फिर सैंपलिंग वाला काम खत्म हो जाएगा। वहाँ पे फिर आप सैंपलिंग नहीं कर रहे, मटेरियलिटी को नहीं देख रहे। वहाँ पे फिर आप 100% की तरफ जाने की कोशिश करोगे, क्योंकि अगर आपको पहली 2 चीज़ें आपने टेस्ट की, लेट्स सपोज़ 10 इनवॉइसेज़ हैं, 10 इनवॉइसेज़ में से 2 आपने उठाया सैंपल, उसको टेस्ट किया, वहाँ पे ना मिला, अगली 2 करोगे, अगली करते-करते हो सकता है जब तक आपको फ्रॉड ना मिले, आप पूरा का पूरा टेस्ट करो और फाइनल में जाके फ्रॉड मिल जाए। तो इस तरह से आपने फाइंड करना होता है, वहाँ पे काम ज़्यादा होता है। इसलिए ऐसे बंदों की ज़रूरत होती है हू हैव द कॉम्पिटेंस लेवल। अगेन अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतना कॉम्पिटेंस लेवल नहीं है, तो आप ऐसी एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करोगे। फिर आ जाती है कॉन्फिडेंशियलिटी। अंडरस्टैंड दिस कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी रीज़न पे काम कर रहे हो, एक्सटर्नली आपको रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। क्या? कि भाई देखो, अगर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है तो किसी को बाहर ये इन्फॉर्मेशन ना मिले। अगर गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है तो जेनेरिकली बाहर पब्लिक में इन्फॉर्मेशन ना डिस्क्लोज़ हो और फिर मैनेजमेंट को भी ना डिस्क्लोज़ हो। अगर तो आप इस कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रिंसिपल पे पूरा उतर सकते हो, इन्फॉर्मेशन छुपा सकते हो, आपको पता है आपके लोग जो है कॉम्पिटेंट हैं, दे हैव अ प्रोफेशनल बिहेवियर और वो कॉन्फिडेंशियलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो फिर आप करो, अदरवाइज़ इसको एक्सेप्ट ना करो। फर्दर आप अपने लोगों से क्या साइन कराओगे? जैसे हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में पढ़ा था कि भाई नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करा लो, सेपरेट टीम्स रख लो, इस तरह की बातें करो। ठीक है? कॉन्फिडेंशियलिटी वहाँ पे आ जाती है। ऑब्जेक्टिविटी, अब देखो जब आप एक काम कर रहे हो, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो सकता है जिस कंपनी का आप फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, कल को उसी का ऑडिट कर वो आपका ऑडिट क्लाइंट भी, तो क्या बन जाता है? सेल्फ रिव्यू थ्रेड, क्योंकि आपने ऑडिट फ्रॉड के अंदर जो क्वांटिफिकेशन वाला काम आपने करके दिया, वही फिगर डिस्क्लोज़ होनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, उसी का ऑडिट आपने करना है, तो आप उसके ऊपर नेग्लिजिबल हो जाओगे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं इख्तियार करोगे। अगेन सेल्फ रिव्यू का मसला बन जाता है। सेल्फ रिव्यू के बाद यहाँ पे एडवोकेसी भी बनता है कि आप अपने, हो सकता है ऑडिट का क्लाइंट हो वो आपका, और एडवोकेसी थ्रेड कैसे बनेगा? एडवोकेसी एडवोकेसी थ्रेड कैसे बनेगा कि भाई देखो, अगर वो आपका ऑडिट क्लाइंट भी है, वो बंदा जिसका अब वो कंपनी, तो अगेन फिर वहां पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उस बंदे को किसी और के सामने। अगर कहीं एक्सटर्नल रिपोर्टिंग की बात आ जाती है, वो रिपोर्ट जो आप बना रहे हो गवर्नमेंट को देनी है, तो एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन है ना, वो आपको हो सकता है कल को कोर्ट में भी जाके विटनेस बनना पड़े, तो अगेन एडवोकेसी थ्रेड भी बन सकता है। ठीक है? फिर फर्दर आ जाता है फाइनल, जिसको कहते हैं वो है इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन थ्रेट। अब इंटिमिडेशन थ्रेट कैसे बनता है कि भाई आप जब फ्रॉड की इन्वेस्ट फॉरेंसिक ऑडिट कर रहे होगे, पता तो लग जाती है किसी ना किसी को बात, और वो बंदा आपको इंटिमिडेट करने की कोशिश करे, आपको डराए धमकाए, कहीं से आपको फोन कॉल्स आए कि भाई आप ये काम मत करो वरना आपको हम लोग पकड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो अगेन क्या है? वो इंटिमिडेशन थ्रेट है। तो इन ऑब्जेक्टिविटी के थ्रेट्स पे अगर आप पूरा उतर सकते हो, यानी सेल्फ रिव्यू से बचने के लिए कोई आपके पास सेफगार्ड है, एडवोकेसी से बचने के लिए आपके पास सेफगार्ड है, इंटिमिडेशन थ्रेट से बचने के लिए आपके पास सेफगार्ड है, तो आप फिर करो काम, एक्सेप्ट करो उस एंगेजमेंट को, वरना नहीं करना आपने अगेन। फिर आ जाता है इंटेग्रिटी ऑफ द दोज़ यू आर डीलिंग विद, क्योंकि ऑब्वियसली जिन बंदों के साथ काम कर रहे होगे, जिन बंदों के ऊपर आप फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे होगे, अगेन वो क्यों कर रहे हो उनके ऊपर काम? क्योंकि उनकी इंटेग्रिटी तो खत्म हो चुकी है, तो आपने ये ख्याल रखना है कि भाई उन बंदों के ऊपर आपने रिलाई नहीं करना, क्योंकि वो इंटेग्रिटी को खत्म कर चुके हैं। उनको कुछ नहीं पता इंटेग्रिटी का क्या होता है, व्हाट इज़ इंटेग्रिटी? अगर उनको पता होता तो वो पहले फ्रॉड ही ना कंडक्ट करते। तो कौन बंदा फ्रॉड वाला है, पहले तो ये सबसे बड़ा मसला है। तो ऑब्वियसली एज़ एन ऑडिटर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखते हुए आपको सारे ही ऐसे लगेंगे कि एवरीवन हैज़ कंडक्टेड द फ्रॉड, अनलेस एंड अनटिल यू रीच द स्पेसिफिक पर्सन और द ग्रुप ऑफ पीपल। तो फिर आप किसी पे रिलाई नहीं कर सकते। किसी इन्फॉर्मेशन पे किस तरह रिलाई करोगे, उसके अगेंस्ट सेफगार्ड होना चाहिए, ठीक है? तभी आप एक्सेप्ट करोगे। फर्दर फाइनल आ जाता है प्रोफेशनल बिहेवियर रखना, क्योंकि आप पब्लिक की आय में हो सकते हो। अगर एक कंपनी, लिस्टेड कंपनी के ऊपर फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो एक ऑडिटर जो उसको ऑडिट कर रहा होगा, हो सकता है मीडिया उस पे रिपोर्ट कर रहा हो सकता है सोशल मीडिया के ऊपर उसके खिलाफ बात चल रही हो या उसके बारे में बात चल रही हो, तो यू विल बी इन द आईज ऑफ द पीपल, द इन्वेस्टर्स, द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो आपका बिहेवियर प्रोफेशनल होना चाहिए हर वक्त। आपको किसी वक्त बाहर हो, घर में हो सकता है कोई आपकी पिक्चर बना रहा हो, क्यों? क्योंकि भाई हो सकता है उसने अपनी मीडिया के अंदर ये चीज रिपोर्ट करनी हो, तो वो आप अगर एक प्रोफेशनल बिहेवियर के साथ नहीं हो, तो रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, रेपुटेशन ऑफ द फर्म, रेपुटेशन ऑफ योर प्रोफेशन ऑल विल बी एट स्टेक। तो उन चीज़ों को पूरा उतर कर सकते हो, पूरा उसको उतर सकते हो, प्रोफेशनल बिहेवियर रख सकते हो, आपकी फर्म का है, देन एक्सेप्ट, अदरवाइज डू नॉट एक्सेप्ट इट। ठीक है?
फोरेंसिक ऑडिट के अंदर एक्सेप्टेंस की कंसिडरेशन का आना बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ आनी चाहिए क्योंकि इसके मुश्किल काम होता है प्रोसीजर्स पे जाना। और फोरेंसिक ऑडिट का मैंने भी कोई पास का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा जो कि इतना मुश्किल है, बहुत ईज़ी क्वेश्चन होता है जब भी आता है, ठीक है? हम लोग मूव करते हैं, देखो यहाँ पे मैं आपको 3 चीज़ें बता दूँ अगेन ये किस लेवल पे फॉल करते हैं फोरेंसिक ऑडिट, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। यानी कि यहाँ पे आप इस पे किसी किस्म की कोई एश्योरेंस लेवल नहीं प्रोवाइड कर रहे होते। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर है वही कंडक्ट करोगे, रिपोर्ट बनाओगे, फैक्चुअल फाइंडिंग्स करोगे और रिपोर्ट कर दोगे आइदर टू द मैनेजमेंट और टू द अथॉरिटी। ठीक हो गया? फैक्चुअल फाइंडिंग्स होगी अगेन और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स होंगे। सही हो गया? यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी तो आगे चलते हैं। अगर नहीं भी समझ आती तो काइंडली आप पॉज़ करके वापस चले जाया करें। और अगेन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अब स वीडियो यानी कि जो ऑब्वियसली यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं, इंटरनेट का इश्यू भी हो सकता है, अगर नहीं भी आ रहा है इंटरनेट का इश्यू तो आप इसकी जो क्वालिटी है वो हाई रखा करें, तभी आपको क्लियर नज़र आएगा मैंने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा। ठीक है? आते हैं हम लोग इसके प्रोसीजर्स की तरफ। इसके प्रोसीजर्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल टू अंडरस्टैंड और ईज़ी टू डिराइव अ प्रोसीजर फ्रॉम। प्रोसीजर की मैं आपको जेनेरिक चीज़ें बताऊँगा कि प्रोसीजर्स कितने टाइप के होते हैं, किस तरह से आप प्रोसीजर बना सकते हो। सबसे पहली चीज़ इंक्वायरीज़ फ्रॉम मैनेजमेंट एंड पार्टीज़। पूरा लिख के आपको बताता हूँ फिर। मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स को काइंडली आप लोग इग्नोर किया, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है। फिर आता है इंस्पेक्शन ऑफ एविडेंस, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, फिर आ जाता है यूजिंग ऑटोमेटेड टूल्स। अब इंडिविजुअली अगर इस सब कुछ को मैं एक्सप्लेन करूँ, देखो इंक्वायरीज फ्रॉम मैनेजमेंट, कोई फ्रॉड हुआ है, कोई मसला बना है, तो आप इंक्वायरी मैनेजमेंट से जाके कर सकते हो क्योंकि हो सकता है जिन बंदों ने आपको बताया है फॉर द पर्पस ऑफ फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, उनको पता हो कि यार हमें शक किस बंदे पे है, हमें शक किस डिपार्टमेंट पे है, कहाँ से फ्रॉड उठ सकता है, ठीक है? उनको ये चीज़ पता होगी, तो इंक्वायरी करोगे काम आसान हो जाएगा। इंक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट अबाउट देयर findings about the fraud, the initial investigation about the fraud, and if they have conducted any kind of work, हो सकता है उन्होंने कोई काम किया हो पहले भी इस पे, ठीक है? आपको बुलाने से पहले। इंस्पेक्शन की बात करते हैं एविडेंस की, आपको कोई एविडेंस मिला तो उसको इंस्पेक्ट करो। फॉर एग्जांपल व्हाट कैन बी द एविडेंस? एविडेंस का क्या मतलब है? देखो, मैं कहता हूँ अगर इनवॉइसेस के ऊपर किसी ने सप्लायर नया उठाया और वो सप्लायर झूठा सप्लायर था, उसने अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लिए, कोई झूठी-मूठी चीज़ मंगवा ली, असल में कुछ ऐसा नहीं हुआ, ठीक है? तो क्या होगा? आप सप्लायर की इनवॉइसेस को टेस्ट कर सकते हो। इंस्पेक्शन करें ना उसकी कि वो एप्रोप्रिएटली अप्रूव हुई, वो किस बंदे ने प्रिपेयर की, किस बंदे ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर उसको पोस्ट किया उस एंट्री को, वहीं से आपको फ्रॉड पता लग सकता है। अगर कोई ऐसी है जो कि अप्रूव्ड ही नहीं है कहीं से, डायरेक्ट पोस्ट हुई है, तो उसी के ऊपर इश्यू बन सकता है, वही फ्रॉड की मेजर सोर्स हो सकती है, ठीक है? तो इस तरह से आप इंस्पेक्ट कर सकते हो एविडेंस को। फिर आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। देखो, और हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें पता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर या फाइनेंशियल कंट्रोल रखने के लिए, कोई फ्रॉड ना हो, कोई ऐसा कोई मसला ना बने कल को, इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इंटरनल कंट्रोल्स है, अप्रोप्रिएट अप्रूवल इंटरनल कंट्रोल है, ठीक है? रिपोर्ट करना अपने सीनियर मैनेजमेंट को इंटरनल कंट्रोल है। कोई सप्लायर आया और वो अप्रोप्रिएट लिस्ट से सप्लायर उठ के आया तो वो एक इंटरनल कंट्रोल है। आप किसी बाहर के सप्लायर से डायरेक्टली इस तरह से नहीं मंगवा सकते, आपको अप्रूवल चाहिए, वो इंटरनल कंट्रोल है। अब आप इंटरनल कंट्रोल्स की टेस्टिंग करना शुरू करो। जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स का मसला है, जहाँ पे आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इंटरनल कंट्रोल्स की टेस्टिंग की कि कैसे रेवेन्यू बुक होता है, आपने हर एक डिपार्टमेंट में ऐसे इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करना शुरू कर दी। जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल ब्रीच हुआ होगा वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि आपको बता दे कि यार यहाँ पे अभी भी इंटरनल कंट्रोल्स खराब है। तो जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल खराब है, जिस डिपार्टमेंट में, जिस जगह पे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहीं से तो मसला उठा होगा। अगर इंटरनल कंट्रोल्स जहाँ पे ठीक है, वहाँ पे तो फ्रॉड नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स का मसला है, वहीं से फ्रॉड उठा होगा ना। वहीं से तो आपकी जो चीज़ थी वो अनडिटेक्ट हुई, अनडिटेक्टेड गई और आगे जाके फ्रॉड में बदल गई, फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया कंपनी के साथ। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एचआर डिपार्टमेंट में एचआर का एक 3 बंदे बैठे हुए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी भी है उधर। जबकि नया बंदा आता है तो वो एप्रोप्रिएटली सीएफओ से जाके या सीईओ से जाके अप्रूव भी होता है। ये सारे कंट्रोल्स हैं। अब मैं कहता हूँ कि मैं इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग कर रहा था और मुझे पता चला कि यार बगैर अप्रूवल के, बगैर किसी और चीज़ के, मैं जाके सिस्टम के अंदर, कंपनी के सिस्टम के अंदर एक नया बंदा इनपुट कर सकता हूँ
और फिर उसका नया बैंक अकाउंट नंबर डाल सकता हूँ और उसको हर महीने की सैलरी जो मैं वहां पे लिखूंगा वो जाती जाएगी ऑटोमेटिकली कंपनी के अकाउंट से। भाई ये ब्रीच ऑफ इंटरनल कंट्रोल है ना, ये इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी आपको मिल गई। क्यों? बेशक वो बाद में जाके बंदा अप्रूव करा ले सीईओ से, लेकिन पहले अगर आप डाल देते हो तो इसका मतलब ये है कि यार कोई भी अब कोई बंदा डाल सकता है। एचआर में बैठे हुए कोई बंदे हैं जो कि डाल सकते हैं बंदे, और बंदों के नाम डाल दें, बैंक अकाउंट नंबर डाल दें और हर महीने उनके अकाउंट में सैलरी आती रहे और वो सैलरी वो लोग खुद खाते रहे आराम से बैठ के। बेशक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है, लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि अप्रूवल के बगैर फ्रॉम द सीईओ या किसी सीनियर बंदे के अप्रूवल के बगैर आपने पोस्ट कर दिया बंदा कि ये नया बंदा हमने हायर किया, उसका बैंक अकाउंट नंबर भी डालना शुरू कर दिया और उसको सैलरी भी जाना शुरू हो गई अप्रूवल के बगैर। यहाँ पे ब्रीच ऑफ इंटरनल कंट्रोल है। जहां पे ब्रीच ऑफ इंटरनल कंट्रोल है उस डिपार्टमेंट को मैं ज्यादा टेस्टिंग करूंगा कि फ्रॉड हो सकता है, यहीं से उठाओ। फिर आ जाते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स में। एनालिटिकल प्रोसीजर्स कैसे? अब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर देखो, प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ना हर एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर मैं आपको ओवर एंड अबव होके थोड़ा सा बताऊं, रेवेन्यू है, रेवेन्यू का अपना डिपार्टमेंट होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का अपना डिपार्टमेंट होगा जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्लोजिंग इन्वेंट्री है तो उसका अपना डिपार्टमेंट होगा स्टोर्स। ठीक है। सप्लायर से हमने कुछ चीजें खरीदी, उसका अपना डिपार्टमेंट होगा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। इसी तरह से अगर एचआर एक्सपेंस आ रहे हैं, जो सैलरीज वगैरह के एक्सपेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, उसका अपना डिपार्टमेंट है एचआर। अब इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव का अपना एक डिपार्टमेंट होगा जो एडमिनिस्ट्रेशन को होगा, चीजें चीजें नॉर्मल ऑफिस की खरीदेंगे और उनके ऊपर एक्सपेंडिचर वो लोग कर रहे होंगे। अब अगर मैं कह देता हूँ कि यार देखो, मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाए, मुझे पता लगा कि यार बाकी सारी की सारी कॉस्ट इन लाइन इंक्रीज हो रही है, जैसे हर साल 10% से कॉस्ट रेवेन्यू इंक्रीज होता रहता है वैसे होता जा रहा है इस कंपनी का। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर मेरे पास इस बार इंक्रीज 50% का आ रहा है कॉस्ट के अंदर। क्यों आ रहा है? मेरा क्वेश्चन उठना चाहिए। मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के आइडेंटिफाई कर लिया कि इरेशनल इंक्रीज है किसी एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट के अंदर, वो एडमिन कॉस्ट थी। अब मैं जाऊंगा मैनेजमेंट के पास, मैं पूछूंगा कि भाई इस बार क्या एक्स्ट्रा खर्चे हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जिसकी वजह से कॉस्ट इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई। वो बताएंगे ये इनवॉइसेस हैं, ये एक्स्ट्रा खर्चे हुए हैं। मुझे नेचर पता लगे कि ठीक है, मैं उनको टेस्ट करना शुरू कर दूंगा। वहां से हो सकता है मुझे कोई ऐसी इनवॉइस मिल जाए जो कि अनअप्रूव्ड हो, जो कि किसी बोगस तरीके से आ रही हो, और वहां से मुझे पता चल जाएगा कि यार इसी डिपार्टमेंट में फ्रॉड हो रहा है और कहीं पे नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि यही एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाने की वजह से इतना इरेशनल इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है। सेम गोज फॉर नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट किसी बंदे ने किसी और झूठे मोटे सप्लायर से खरीदा, नॉन करंट डिपार्टमेंट का बंदा था, उसने किसी झूठा मोटा एसेट खरीदा, उसको कैपिटलाइज करवा दिया, हर साल वो डेप्रिशिएट हो रहा है। अब मुझे पता लगा यार इरेशनल इंक्रीज है। कंपनी हर साल 10 नए नॉन करंट एसेट खरीदती है, इस बार 12 खरीदे, में जो दो एक्स्ट्रा खरीदे हैं क्यों खरीदे गए, किस चीज के लिए खरीदे गए? अब जब इस पे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करूंगा ना, मुझे वहां से पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, और उस बंदे तक भी पहुंच सकता हूं जिसने फ्रॉड कंडक्ट किया। ऐसे आप फ्रॉड को फाइंड करते हो। ऑटोमेटेड टूल्स बहुत आसान है कि यार देखो, अब आज दुनिया के अंदर इतने एआई टूल्स आ चुके हैं कि वो खुद से काम कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं सारा का सारा काम उसी से कराओ। आप उनको यूज कर सकते हो आइडेंटिफिकेशन फॉरेंसिक ऑडिट के लिए, वो आपको गाइड कर सकते हैं, आप उनको यूज कर हेल्प लेके आसानी से काम कर सकते हो। ठीक है, ये आपके प्रोसीजर्स बनाने के तरीके। मैंने आपको समझा दी प्रोसीजर्स आप बना कैसे सकते हो। अब आते हैं हम लोग बुक की तरफ। ये देखो, ये तो नॉर्मल तरीके हैं। आप इनसे अगर ना भी करना चाहो ना, तो दो इधर से बना सकते हो। इंक्वायरीज ऑफ द मैनेजमेंट, इंक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ देयर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फ्रॉड एंड डिटरमाइन इफ दे हैव परफॉर्म्ड एनी प्रोसीजर्स व्हिच विल हेल्प द ऑडिटर। एक प्रोसीजर बन गया। इंक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट of who they think would have conducted the fraud or which department would be involved most likely। दूसरा प्रोसीजर बन गया। एविडेंस को इंस्पेक्ट कर लो, तीसरा है। फिर ये हो गया, ये हो गया। मतलब मैंने बड़ी आसानी से क्या किया, 5-6 प्रोसीजर्स जैसे बना दिए, 8-9 प्रोसीजर्स चाहिए होते हैं। अब चाहे वो इंश्योरेंस क्लेम की बात हो या फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की बात हो या फिर प्रोफेशनल नेग्लिजेंस की बात हो, आपके प्रोसीजर्स यहां से उठ के बन सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बुकिश जेनेरिक जो हमारे पास प्रोसीजर्स हैं उनकी तरफ। पेज नंबर मेरे पास आ रहा है 531। 531, ये देखो, उसने आपको बताया फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि अ कंपनी may require fraud investigation to be performed if it identifies fraud such as fictitious employees being set up on payroll system or fictitious suppliers being set up on a purchase system। वही बात कि भाई एम्प्लॉयज बोगस तरीके से इंटर किए जा रहे हैं, जो सप्लायर्स हैं वो बोगस तरीके से इंटर किए जा रहे हैं सिस्टम के अंदर, और वहां से चीजें खरीदी जा रही हैं, हालांकि झूठे मोटे सप्लायर्स हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, स्कोप क्या होगा, इसको पढ़ लें काइंडली। देखें अगेन, क्वांटिफिकेशन करके दोगे, एविडेंस गैदर करके दोगे मैनेजमेंट को कि भाई ये बंदा है, और फ्रॉड आइडेंटिफाई करके दोगे, किस तरह से प्रिवेंट करना है उसकी एडवाइस प्रोवाइड करके दोगे। ठीक है, प्रोसीजर्स की तरफ आते हैं। इंस्पेक्शन,
यूजिंग ऑडिट सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर की बात है। इंस्पेक्शन, अगेन यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स। इंटरव्यू यानी वही बात, इंक्वायरीज फ्रॉम द मैनेजमेंट। इंस्पेक्शन अगेन आ गया, इंस्पेक्शन आ गया, वही चीजें है ना सारी की सारी। क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोसीजर्स आपको दिए हैं फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के लिए, और अगर नीचे आ जाए तो इंश्योरेंस क्लेम के लिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 प्रोसीजर्स दिए हुए। 7 जमा 8 कितना होता है, 15 होते हैं। आप 15 प्रोसीजर्स याद कर लो। आपके पास अगर पेपर में फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के ऊपर फॉरेंसिक ऑडिट का क्वेश्चन आ जाता है, ये जाके छाप के आ जाओ, आपको मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली सीधा सीधा नहीं छापना, थोड़ा बहुत अमेंड करना है इसको, लिंक करना है विद द सिनेरियो। एंड आई एम अज्यूमिंग कि यार इतना कुछ अब आप पढ़ चुके हो ऑडिट के बारे में, पेपर इतना सर पे बैठा हुआ है, तो आप कर चुके होगे। आपको जब इतने क्वेश्चंस आपने अटेंड किए ना ऑडिट प्रोसीजर्स के, आपको पता होगा सिनेरियो के साथ लिंक कैसे किया जाता है, लेकिन हम लोग इंडिविजुअली पढ़ते हैं। एक सेकंड, पहले उसने क्या बोला है, इंस्पेक्ट पेमेंट्स फॉर एविडेंस ऑफ ऑथराइजेशन। वही बात जो मैं समझा रहा था कि भाई आप इंस्पेक्ट करो पेमेंट्स जो हो रही हैं, क्या वो ऑथराइज हो रही है या नहीं हो रही। अगर कोई पेमेंट ऑथराइज नहीं हुई तो वहां पे क्या है, फ्रॉड के चांसेस हैं। यूजिंग ऑडिट सॉफ्टवेयर ट्रेस और पेमेंट्स मेड टू अ पर्टिकुलर बैंक अकाउंट नंबर। भाई देखो, कोई आप फिक्टिशियस एम्प्लॉय उठाते हो, उसका बैंक अकाउंट नंबर उठा लेते हो, ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज करो, देखो कि भाई कितने पेमेंट्स गई हैं उस बैंक अकाउंट को, और अब देखो कि भाई मैनेजमेंट क्या कह रही थी कि कंपेयर करके देख लो कि कितने का फ्रॉड हो सकता है। तो एग्जैक्ट नंबर बैठ रहे तो अगेन आप कर सकते हो। यूजिंग ऑडिट सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई एम्प्लॉयज हु हैव नॉट टेकन एनी एनुअल लीव इंटाइटलमेंट और सिक लीव। अब इस बात का क्या मतलब है कि भाई देखो, अगर कोई फिक्टिशियस एम्प्लॉयज, बोगस एम्प्लॉय सिस्टम में सेट किया गया और उसको हर मंथ सैलरी जाती थी, वो नॉन अप्रूव्ड एम्प्लॉय था, ठीक है, और आपको लग रहा है कि वो फ्रॉड में इन्वॉल्व है, वो बंदा नहीं है असल में, बस सिर्फ उसका झूठा मूठा नाम डाल दिया गया और जो बैंक अकाउंट नंबर दिया गया वो कंपनी में से किसी का बैंक अकाउंट नंबर हो सकता है, ठीक है, ताकि उस बंदे को हर मंथ की सैलरी जाए। अब ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज करो, आइडेंटिफाई करो कि यार ऐसे कौन से एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने पूरे साल में कभी सिक लीव नहीं ली, कभी एंटाइटलमेंट नहीं ली लीव की, कभी सिक लीव नहीं ली, ऐसा कोई काम नहीं किया। तो मतलब वो लोग, अगर कोई सिक लीव नहीं ले रहा, कोई बंदा बीमार ही नहीं हो रहा पूरे साल, मतलब क्या है कि वो बोगस एम्प्लॉय हो सकता है, वो झूठा मोटा एम्प्लॉय हो सकता है, ठीक है। Inspect reports detailing changes of standing data to identify whether these changes were authorized. Standing data क्या होता है, पहले आप ये समझ लो। स्टैंडिंग डाटा मींस कि जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनका एक डाटा निकलता है हर रोज या फिर हर मंथ के एंड पे, वो अप्रूव होता है। चेंजेस जो होती हैं उसके अंदर, स्टैंडिंग डाटा के अंदर डिटेल्स जो आप निकालते हो, उसमें हर एक एम्प्लॉय का नाम, उसका डिपार्टमेंट, उसकी ईयर ऑफ सर्विस, ये सब कुछ आ रहा होता है, ठीक है। अब स्टैंडिंग डाटा के अंदर कोई, अगर कोई चीज आपने चेंज करनी है, चेंज करोगे तभी उस बंदे को सैलरी जाएगी। अगर कोई अनऑथोराइज चेंज आया स्टैंडिंग डाटा के अंदर, मतलब कोई बोगस एम्प्लॉय इंटर हुआ है सिस्टम में, अगर कोई ऑथोराइज चेंज है तो फिर तो खैर है, सही है, ऑथोराइज हुआ है, हाँ, तब भी आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन ये बनता है कि अगर पूरी की पूरी कंपनी इन्वॉल्व है इस चीज के अंदर, तो ऑथोराइज भी कर सकते हैं ना बोर्ड वाले, कि भाई ऑथोराइज हो गया, बस आप इंटर करो, सब में पैसे डिवाइड हो जाएंगे, ये भी हो सकता है। तो फिर अगर आप ऑब्वियसली बड़े लेवल पे जाके फ्रॉड इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी शुरू में, तो फिर उस केस में क्या करोगे आप, किसी पर रिलाई नहीं करोगे, फिर आप हर चीज टेस्ट कर रहे हो। फिर आगे वो कहते हैं यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स आइडेंटिफाई एनी ट्रेंड्स दैट में इंडिकेट वेदर द फ्रॉड कमेंस्ड एंड द एक्सटेंट ऑफ द फ्रॉड। अगेन वही बात 50% वाली, जैसे मैंने आपको बताई, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, बाकी सब इन लाइन रहे। Interview the suspect to obtain an explanation of what has happened or to obtain a confession। जिस डिपार्टमेंट में आपको कोई इशू नजर आ रहा है, उधर के लोगों को उठाओ, इंटरव्यू करो। सस्पेक्ट कौन होता है, जरूरी नहीं है सस्पेक्ट जो है वो आपका वही बंदा हो जिसने फ्रॉड किया हो। सस्पेक्ट का मतलब हो सकता है जिसपे आपको शक है, ठीक है, सस्पिशन है जिसके ऊपर। तो अगेन सबको उठाओ, उस डिपार्टमेंट वाले को, इन्वेस्टिगेशन करो, उनसे इंटरव्यू लो कि भाई क्या आपने किया, कैसे किया, ठीक है, उनकी बातों से आपको पता लग जाए कोई बंदा इन्वॉल्व है या नहीं। इंस्पेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयज, GRN, कुड रिसीव नोट्स और इनवॉइसेस फॉर एक्सपेंडिचर टू आइडेंटिफाई वेदर द एक्सपेंडिचर इज लेजिटिमेट और फ्रॉडुलेंट। क्या कह रहे हैं कि भाई अगर कोई एम्प्लॉय आया होगा तो उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा, सीईओ से अप्रूव हुआ होगा। कोई अगर कोई सप्लायर आया नया सिस्टम के अंदर, तो उसने कोई अगर चीज बेची है, तो गुड रिसीव नोट जो है वो स्टोर वाले ने क्या किया होगा, अप्रूव किया होगा। आप कोई सैंपल बेसिस पे उठा के देखो यार, कोई ऐसी इनवॉइस आपको मिलती है जो कि अप्रूव नहीं हुई, जो कि जिसका गुड रिसीव नोट नहीं आया। अगर गुड रिसीव नोट नहीं आया तो इसका क्या मतलब है कि यार उसने कोई चीजें बेची नहीं और उसको पैसे चले गए, तो मतलब यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस हो रहे हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी यही चीज हो सकती है, कोई अप्रूव नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उस बंदे का, लेकिन फिर भी वो सिस्टम में बैठा हुआ है, तो अगेन वहां पे भी आपको शक पड़ सकता है कि यार ये बंदा जो है इलिजिटिमेट है, ये बोगस एम्प्लॉय है।
फ्रॉड के चांसेस है। इंस्पेक्ट द कंपनीज इंश्योरेंस पॉलिसी टू आइडेंटिफाई वेदर फ्रॉड इज कवर्ड, इफ सो the loss to the company will be limited to the extent of any excess of the insurance policy or any limit imposed by the insurance company। एक जेनेरिक सी बात तो उसने बोली है कि यार देखो, आप कंपनी के इंश्योरेंस पॉलिसी उठाओ, देखो कि अगर कंपनी में फ्रॉड हो जाता है तो जितनी कॉस्ट आ रही है, क्या वो कॉस्ट कवर्ड है यूजिंग द इंश्योरेंस? अगर नहीं कवर्ड तो अप टू हाउ मच वो कॉस्ट कवर्ड है? क्योंकि अगेन हमने एक बात पढ़ी थी, हमने क्वांटिफिकेशन ऑफ लॉस भी करके देना होता है, तो ये वाला प्रोसीजर आप लगा सकते हो। एग्जैक्ट कॉस्ट आपने बतानी कंपनी को कि आपको कितनी कॉस्ट पड़ी, ठीक है। ये थे आपके प्रोसीजर्स स्पेसिफिक टू फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। अब आते हैं स्पेसिफिक टू इंश्योरेंस क्लेम। क्या कहते हैं वो शुरू में कि कंपनी में रिक्वेस्ट एन इंश्योरेंस क्लेम वेरिफिकेशन टू बी परफॉर्म टू इंश्योर द मैक्सिमम अमाउंट पॉसिबल इज क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इन द इवेंट ऑफ अ लॉस। एग्जांपल्स इंक्लूड इंश्योरेंस क्लेम फॉर थेफ्ट ऑफ एसेट्स और क्लेम्स of business interruption if the business has been affected by a flood or fire। अब एग्जांपल दे देता हूं आपको, जैसे कंपनी में फ्रॉड हो गया और कंपनी ने इंश्योरेंस क्लेम उठा लिया अपनी इंश्योरेंस की कंपनी के साथ कि भाई हमारे पास फ्रॉड हुआ, हमारी पॉलिसी कहती थी कि यार हम लोग फ्रॉड अगर हो जाए तो हम लोग इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कितनी अमाउंट का, मैक्सिमम कितनी अमाउंट का कर सकते हैं। अब उनको कंपनी को ये नहीं पता, तो वो क्या करेगी, ऑडिटर को हायर करेगी, ऑडिटर इस चीज के ऊपर काम करेगा और कंपनी को आकर बताएगा मैक्सिमम अमाउंट आपकी ये जिसको आप क्लेम कर सकते हो इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है। ये वाली चीज हमने पढ़नी है। इसके ऊपर क्या प्रोसीजर है, इंस्पेक्ट द इंश्योरेंस पॉलिसी टू क्लैरिफाई द एग्जैक्ट टर्म्स ऑफ द इंश्योरेंस। समझ तो आ गई होगी, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि इंश्योरेंस पॉलिसी को इंस्पेक्ट कर लो और जाके देख लो कि भाई एग्जैक्ट टर्म्स क्या इंश्योरेंस की। द पीरियड ऑफ द इंश्योरेंस कवर शुड बी चेक टू इंश्योर दैट द क्लाइंट इज कवर्ड फॉर एनी इंश्योरेंस क्लेम दे इंटेंड टू मेक। कि भाई देखो, आप क्या करो, इंस्पेक्ट कर लो इंश्योरेंस पॉलिसी को, समझो उसको, हर पॉइंट उसका समझो, वहां से आपको पता लग जाएगा मैक्सिमम कितनी अमाउंट है कि जो ये लोग कर सकते हैं क्लेम। प्लस इंश्योरेंस का पीरियड क्या है, हो सकता है फ्रॉड पिछले साल हुआ है जिसका कंपनी इस साल क्लेम कर रही है, तो हो सकता है पिछले साल इंश्योरेंस कहती थी कि हम लोग फ्रॉड नहीं करके देंगे, इस साल से शुरू होगा, तो अगेन ये चीज भी आप समझो। इंस्पेक्ट बैंक स्टेटमेंट्स टू कंफर्म पेमेंट्स टू द इंश्योरेंस प्रोवाइडर आर अप टू डेट टू इंश्योर दैट द कवर हैज नॉट लैप्स। हाँ, हर साल हम लोगों ने इंश्योरेंस वाली कंपनी को कुछ पेमेंट्स करनी होती है, अगर आपने वो नहीं की हुई तो फिर आप क्लेम कैसे कर सकते हो? इंश्योरेंस तो खत्म होगी अगर आपने किसी साल पेमेंट नहीं की, तो इंश्योर करे ऑडिटर ये प्रोसीजर लगा के कंपनी ने पेमेंट की भी है या नहीं की, ठीक है। For assets being claimed, inspect the asset register or invoices to verify the value of the asset। ठीक है, वैल्यू कंफर्म करो, उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग भी कोई चीज अगर चोरी हो रही है तो उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग भी आप क्लेम करोगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। Where insurance replaces on a new for old basis, inspect prices list to identify the current price of the asset। हाँ, ये क्या कहने की कोशिश करेगा, देखो अगर इंश्योरेंस पॉलिसी कहती है कि आपका कोई एसेट फ्रॉड के अंदर चोरी हो गया, उठा के कोई ले गया एम्प्लॉय कंपनी का, अब वो इस एम्प्लॉय का नहीं पता, और इंश्योरेंस पॉलिसी कहती है कि अगर ऐसा हो गया तो मैं आपको न्यू एसेट दे दूंगी, उसी एसेट के बदले आप हर साल मुझे पेमेंट्स करते रहो बस। तो इस केस के अंदर उस न्यू एसेट जो कंपनी ने देना है, इंश्योरेंस कंपनी ने इस कंपनी को, हमारे क्लाइंट को, उसकी क्या वैल्यू इस वक्त मार्केट के अंदर कितनी प्राइस चल रही है, रिटेल प्राइस क्या है उस एसेट की, वो पैसे हमें इंश्योरेंस कंपनी दे सकती है, ठीक है। हम लोग ये चीज वेरीफाई करेंगे। एग्जैक्ट प्राइस निकालने के लिए इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे मांगे। फॉर बिजनेस इंटरप्शन इंश्योरेंस एनालाइज द लेवल ऑफ बिजनेस जनरेशन इन प्रीवियस ईयर्स एंड एनी ग्रोथ अचीव्ड इन द करंट ईयर टू डेट टू क्वांटिफाई द लेवल ऑफ बिजनेस लॉस ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड। क्या कहने की कोशिश करें कि यार देखो, एक कंपनी की इंश्योरेंस हो सकती है कि भाई अगर बिजनेस के अंदर जैसे कोरोना वायरस आया, अब कुछ ऐसी कंपनी से कोविड आने की वजह से उनको फायदा हुआ, कैसे फायदा हुआ, मैं कहता हूँ मेरी आईटी डिपार्टमेंट में मुंबई के अंदर कंपनी बैठी हुई और मैंने अपनी इंश्योरेंस करवाई भी है कि अगर पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा बन जाता है, जैसे कोरोना वायरस आया, मैं 2019 की बात करूं कि अभी मैं 2019 में हूँ, आई सपोज 2019 में बैठा हुआ, मैंने इंश्योरेंस करा ली कि यार कल को अगर बिजनेस मेरा डैमेज होता है किसी साल के अंदर, कि इंटरनेशनली कोई इंटरप्शन आ जाती है बिजनेस के अंदर, तो मुझे जितना बिजनेस लूज करूंगा मैं उस साल में कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, वो मुझे इंश्योरेंस कंपनी मेरे रेवेन्यू के बदले मुझे दे देगी, वो प्रॉफिट दे देगी, ठीक है। वो पैसे मुझे इंश्योरेंस कंपनी देगी। अब वही कोरोना वायरस आ गया, मेरा आईटी का बिजनेस मुंबई में बैठा हुआ जो है पिछले साल 10,000 पाउंड कमाया करता था, इस साल सिर्फ उसने 1,000 पाउंड का प्रॉफिट कमाया ड्यू टू दिस। तो मैं वो जो डिफरेंस है ना उसको कंपेयर करूंगा प्रीवियस साल से, कितने का डिफरेंस बनता है, 9,000 पाउंड का, वो मैं इंश्योरेंस कंपनी से जाके क्लेम करा सकता हूँ। और यही प्रोसीजर वो कह रहा है कि भाई आप लगाओ, ऑल्टर ये वाला प्रोसीजर लगा सकता है। कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से कि भाई व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द करंट ईयर, दैट इज द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड फॉर बिजनेस इंटरप्शन, अगर कोई ऐसी पॉलिसी है आपकी। परफॉर्म अ रिकंसिलिएशन ऑफ रिकॉर्ड्स टू physical items to quantify the number of goods lost or destroyed which insurance can be for which insurance can be claimed। क्या कह रहे हैं कि भाई देखो, अगर फ्रॉड के अंदर आपका कोई एसेट चोरी हो जाता है या कुछ एसेट्स आपके चोरी हो जाते हैं, ठीक है, प्लूरल और सिंगुलर कोई भी चीज अगर आपकी चोरी हो जाती है, तो आपकी बुक्स के अंदर वो चीज अभी भी रिकॉर्ड हुई होगी,
ऑब्वियसली आपके बुक्स में तो वो पड़ी हुई है ना यार। आपकी कैसे आपको पता चला फ्रॉड हो रहा है? आपकी बुक में एक नॉन करंट एसेट पड़ा था, एक मशीन पड़ी हुई थी, जिसका आपको पता था कि यार ये मेरे पास पड़ी हुई है। जब आप गए जाके देखा उस मशीन को, तो वो मशीन एक्चुअल में थी नहीं। आपको पता लगा चोरी हो चुकी है, फ्रॉड हो चुके हैं आपके साथ। ठीक है? तो दिस इज द मशीन दैट हैज बीन स्टोलन। और इस तरह से मैं कह सकता हूँ प्लूरल के अंदर कि मशीन्स गुम गई आपकी। अब आप अगर एक ऑडिटर बुक उठाए, बुक से देखे कि कितने एसेट्स होना चाहिए, और जाके फिजिकली देखे क्या हर वो एक एसेट मौजूद है या नहीं मौजूद। अगर तो उसमें से कुछ एसेट्स नहीं मौजूद, तो वो एसेट है जो कि चोरी हुई है, और उनके अगेंस्ट में क्या कर सकता हूँ? इंश्योरेंस क्लेम कर सकता हूँ। एग्जैक्ट अमाउंट पता करनी है ना, कितने की इंश्योरेंस क्लेम करनी है। तो वो एसेट्स जो कि आपके चोरी हो गए, बुक से आपने उठाए, बुक में थे, एक्चुअल में नहीं थे, वो चोरी हो चुके हैं, उनके अगेंस्ट अब आप न्यू फॉर ओल्ड बेसिस के ऊपर आप इंश्योरेंस कंपनी को बताओगे नए एसेट्स की प्राइस ये है, आप मुझे इतने पैसे दे दें, इंश्योरेंस मेरी कवर हो जाएगी। आगे वो कहता है डिस्कस विद द पुलिस वेदर एनी आइटम्स बीइंग क्लेम्ड फॉर हैव सिंस बीन रिकवर्ड। हाँ, अगर कोई चीज रिकवर हो चुकी है, पुलिस ने कुछ रिकवर कर लिया है, तो फिर तो आप नहीं उनसे लोगे ना वापस। इंश्योरेंस कंपनी से तो वो चीज नहीं वापस लोगे, जाके पुलिस से वो वापस ले लोगे। ठीक है? लेकिन अक्सर ऐसे होता नहीं है ऑब्वियसली। तो ये सारे वो प्रोसीजर्स हैं जो कि आप इंश्योरेंस क्लेम के लिए लगा सकते हो। और इनको समझना कम, याद करना ज्यादा है, मैं ये नहीं कहता हूं। लेकिन समझ के अगर याद हो जाए तो हो सकता है रट्टा इतना ना लगाना पड़े। लेकिन अगेन देखें, याद तो आपने इसको करना है, तो इट इज बेटर टू फर्स्ट आप इसको दीवारों को ऊंचा ऊंचा दरवाजा बंद करके अपने कमरे का पढ़ाओ, ऊंचा ऊंचा सुनाओ, याद कराओ 3 दिन 4 4 बार। ठीक है? फिर इनको लिखो, खुद ही आपको समझ आ जाएगी अगर अभी तक आपको नहीं समझ आई। अगेन, दो तरीके होते हैं किसी भी जगह पे अगर आपने प्रोसीजर्स बनाने। ये वाले भी यूज कर सकते हो, यहाँ से बना सकते हो। अगर आप कोई भी प्रोसीजर इधर से उठा लो, कंपेयर कर लो विद दिस, आपको पता लगेगा कि यहाँ से प्रोसीजर में बना सकता था अगर अपना दिमाग यूज करता। ठीक है? तो आप बना सकते हो इधर से अपने लिए प्रोसीजर। लेकिन अगर नहीं भी बना सकते, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एन इशू, क्योंकि इतने मार्क्स का पेपर नहीं आता। ये वाले प्रोसीजर्स अगर आपको याद है, आप पेपर में उसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक हो गया? ये थे हमारे प्रोसीजर्स। इसके अलावा मैं आपको बोलूंगा कि यार बुक से इसको पढ़ लो, इस टॉपिक को लाजमी, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टेंस की कंसिडरेशन के अंदर उसने हर एक चीज को बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है ना कि क्या चीजें होती हैं सारी की सारी। ठीक है? इंटेग्रिटी हो गया, प्रोफेशनल बिहेवियर हो गया, इससे ऊपर चले जाओ तो उसमें सारी की सारी बात, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन होती है, इंश्योरेंस क्लेम है, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस है, इस तरह की चीजें उसने एक्सप्लेन की हुई है। आते हैं हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर, विच इज आगे क्या रह जाता है, ये रहा। ये रहा हमारा अगला टॉपिक। इसको कर सोशल एंड एनवायरमेंटल सोशल एंड सोशल एंड एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन रिव्यू, या फिर इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं ऑडिट ऑफ द सोशल एनवायरमेंटल एंड इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का भी ऑडिट यहाँ पे फॉलो करता है ये। ऑडिट ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन एंड इंटीग्रेटेड। आपको याद होगा एसपीआर के अंदर एक नया टॉपिक पढ़ा करते थे, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के नाम से। ठीक है? ये बेसिकली आप समझ लें कि वही टॉपिक है। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट एक कंपनी बनाती है, उसमें कितनी किस्म की इंफॉर्मेशन होती है, अब उसमें क्या डिसएडवांटेजेस थे इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बनाने के, आपको याद होने चाहिए। एसपीआर पढ़ के ही आए ना ऑडिट के अंदर, ऐसे तो नहीं आ गए। ठीक है? आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के क्या फायदे थे, क्या नुकसान थे। भाई वो एक जेनेरिक चीज है, वहां पे आपको एक फ्रेमवर्क फॉलो करना है, कंपनी अपनी मर्जी से कुछ इन्फॉर्मेशन डाल सकती है, मैनेजमेंट कमेंट्री हो गई, ये सब कुछ क्या है, ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के अंदर फॉल कर जाते हैं। अब उसके ऑडिट में भी आपको वही मसले आएंगे। भाई ऑडिटर अगर जा रहा है आपको ऑडिट करने के लिए इंटीग्रेटेड रिपोर्ट का, तो उसको क्या पता लगेगा कंपनी ने अपनी तरफ से चीजें डाली नहीं है, वो कैसे उसको ऑडिट करेगा? अगर अगेन दूसरी चीज, रेगुलेशन नहीं है इसको ऑडिट कराना। इंटरम सॉरी लिमिटेड रिव्यू है, यानी कंपनी अपनी मर्जी से कराएगी। एक कंपनी जो कि इंटीग्रेटेड रिपोर्ट का ऑडिट करवाना चाहती है, वो लिमिटेड एश्योरेंस लेना चाहती है ताकि उस पर रिलायंस बेस की जा सके बाय द यूजर्स ऑफ इट। तो उस केस के अंदर ऑब्वियसली कंपनी ने कुछ ना कुछ एविडेंस संभाल के रखा होगा। यहाँ पे आपको एक ये चीज बता दी है। क्यों इनका ऑडिट कराना है, मैंने आपको समझा दिया। व्हाट इज द नीड फॉर द ऑडिट के यार, ऑडिट ऑफ सोशल। अब मैंने आपको जैसे बताया हुआ एसपीआर जब मैं पढ़ाता हूँ, तो उसमें मैं बताता हूँ कि यार देखो वहां पे क्या चीज होती है। आप एक एनुअल रिपोर्ट बनाते हो, एक एनुअल रिपोर्ट बनती है। उस रिपोर्ट के अंदर बड़ी चीजें शामिल होती हैं। उस रिपोर्ट के अंदर अगर मैं कुछ छोटी मोटी चीजें बताऊं, एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट एक कंपनी बनाती है। उस रिपोर्ट के अंदर शुरू में चेयरमैन, यानी बोर्ड का जो चेयरमैन है उसका रिपोर्ट होती है, फिर सीईओ की रिपोर्ट होती है, मैनेजमेंट की रिपोर्ट हो सकती है।
पिक्चर्स डाली हुई होती है उन्होंने बहुत ज्यादा सारी अच्छी किस्म की, किसी भी आप लिस्टेड कंपनी के जाओ वहां पे आपको उसकी एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगी उसकी वेबसाइट से, पिक्चर्स होती हैं उसके अंदर, बाकी स्टेटमेंट्स होती हैं, कितनी ज्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं, लेकिन फिर फाइनल आखिर में जाके देते हैं वो लोग ऑडिटर स्टेटमेंट एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये दोनों चीजें फाइनल बनती हैं। अब इसी रिपोर्ट के अंदर अगर मैं कह दूं मैंने अपनी सोशल रिपोर्ट भी डाल दी, मैंने अपनी एनवायरमेंटल रिपोर्ट भी डाल दी, मैंने उसके अंदर इंटीग्रेटेड रिपोर्ट भी डाल दी। अब क्या है, जब यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी एनुअल रिपोर्ट उठाएगा, एक इन्वेस्टर, एक बैंक, जिसने एक सेकंड मुझे काइंडली दें। अच्छा, आई वाज सेइंग कि यार देखो ये एनुअल रिपोर्ट है आपकी, एनुअल रिपोर्ट को फुलफिल करने के लिए एक कंपनी जो होती है वो उसमें बड़ा कुछ डालती है उसको बहुत अच्छा करने के लिए। अब चेयरमैन की रिपोर्ट है, सीईओ की रिपोर्ट है, यहाँ पे हमारी मेन चीजें आ जाती है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस ये अभी हम लोग इस पे बात करने लगे। देखो, एक कंपनी, हम लोगों ने इंटीग्रेटेड के बारे में पढ़ा कि यार इसका फ्रेमवर्क है, एनवायरमेंटल के बारे में भी हो सकता है, सोशल के बारे में भी हो सकता है। तो एक कंपनी चाहेगी कि यार देखो, अगर मैं एक लिस्टेड कंपनी और मैं अपने इन्वेस्टर्स ज्यादा करना चाहती हूँ, अपने लोन्स और लेना चाहती हूँ, तो वो चाहेगी कि यार इनका भी मैं ऑडिट करा लूँ। ऑब्वियसली मैं उनको ऑडिट तो नहीं करके दूंगा, मैं लिमिटेड रिव्यू करके दूंगा, रीजनेबल एश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करने लगा। तो एक ऑडिटर से बोलेगी कि यार आओ, इन चीजों का भी आप लिमिटेड रिव्यू कर दो, इसके साथ साथ इसका तो ऑडिट करेंगे और इनका हम लोग लिमिटेड रिव्यू कर देंगे। बाकी क्या होता है, बाकी एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये बाकी चीजें जो होती है ना, इनके बारे में आपको बता देता हूँ। जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा होता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो जो भी रिपोर्ट, जो भी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ इशू की जाएंगी, एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इशू किया गया है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये जो मैं येलो में हाईलाइट करने लगा हूं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर दोज व्हिच हैव बीन इशूड इन विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में क्या करना है अब आपने, इस केस में ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है दैट आई हैव रेड दी स्टेटमेंट्स, मैंने इन चीजों को पढ़ा हुआ है और मैं ये कह सकता हूं कि यार दीज आर इन लाइन विद माय रिपोर्ट। अगर कोई चीज इन लाइन नहीं है तो ऑडिटर बता देगा यार चेयरमैन की रिपोर्ट जो है ना उस पर आप रिलाई ना करना, वो इन लाइन नहीं है विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या जो मैं समझता हूँ। वो ऑडिट नहीं करेगा, बस वो पढ़ के बता देगा, लेकिन कंपनी कह सकती है कि यार इन चीजों पे मुझे आप इंटरिम रिव्यू करके दे दो, और आप करके दोगे फिर। ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट करते हो। अगेन एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन तो आएंगे ही आएंगे ना यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सेप्टेंस की कंसिडरेशन हम लोग बात नहीं करते जैसे हर एक बाकी चीज में हमने बात की, क्योंकि अगेन इसके अंदर एक्सेप्टेंस की कंसिडरेशन इज ऑलवेज एंड ओनली प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज, बस इससे ज्यादा आपने नहीं जाना। अगर कोई हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज इसमें कोई ऐसा कोई ज्यादा चीजें नहीं आती, वही चीज आती है डायरेक्ट हम लोग इस पे मूव करते हैं प्रोसीजर्स के ऊपर। ठीक है, प्रोसीजर्स से पहले मैं आपको बल्कि करा देता हूँ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स विद द ऑडिट ऑफ दीज, इंटरिम कह लो या ऑडिट कह लो। प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है इसके अंदर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ऑडिटर को फेस होती है लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स हो सकती है सब्जेक्टिविटी एंड जजमेंट। मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा, अभी मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ इसके बारे में, बता देता हूँ, एक्सप्लेन में करता हूँ इसको साथ साथ। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, और फाइनली आ जाता है मैनिपुलेशन। हाँ, सॉरी यार, एक दो चीज़ों में और मसरूफ हूँ तो मैं ज़रा रिप्लाई कर रहा था चीज़ों का। अच्छा, देखो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं एक ऑडिटर को ऑडिट करते हुए। प्रॉब्लम सबसे बड़ी फेस ये होती है कि देखो एक ऑडिटर के पास ज़्यादातर नॉलेज नहीं होती, स्किल्स नहीं होती, पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता, या फिर उसने कभी सोशल रिपोर्ट नहीं पढ़ी, इन्वायरमेंटल नहीं पढ़ी। तो एक ऑडिट करने से पहले आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लो, व्हाट इज़ अ सोशल रिपोर्ट, व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल, व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। ठीक है, इन चीज़ों को पढ़ लो, आप इन चीज़ों को समझ लो कि ये चीज़ें होती क्या हैं, क्या फ्रेमवर्क है इनका, किस लिहाज से बनाया जाता है। ठीक है, तो लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, अगर पेपर में आ गया कि यार व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड
ऑडिटर वुड फेस ऑडिटिंग दिस थिंग या फिर प्रोवाइडिंग लिमिटेड रिव्यू ऑफ दीज थिंग्स, तो आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। सब्जेक्टिविटी एंड जजमेंट के भाई दिस डिपेंड्स अपॉन द मैनेजमेंट कि वो इधर क्या शो कराना चाहती है। देयर इज नो रूल और प्रिंसिपल जो कि गाइड करते हैं इनके बारे में। इसके बारे में तो करता है लेकिन फिर इट इज़ टू मच सब्जेक्टिव एंड जजमेंटल, क्योंकि आपको फ्रेमवर्क भी इजाजत देता है कि मैनेजमेंट की मर्जी के मुताबिक हो वो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। तो अगेन आप मैनेजमेंट अपनी मर्जी से बना रही है हर एक चीज, ऑडिटर के पास कोई चीज नहीं है किस फ्रेमवर्क को यूज करते हैं वो इनको ऑडिट करे। ठीक है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपको नहीं मिलता अक्सर इन चीजों के लिए। कैसे नहीं मिलता कि भाई देखो मैनेजमेंट ने जो कुछ भी बनाया है वो अपनी मर्जी से बनाया, उसके अगेंस्ट आपको मार्केट से कुछ नहीं मिल सकता, उस चीजों के अगेंस्ट आपको कोई खास एविडेंस नहीं मिलेगा। हो सकता है कोई इनवॉइस ना मिल रही हो, तो आप उसको ऑडिट कैसे करोगे? पूरी अप्रोच बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, फिर मैनिपुलेशन करना, मैनेजमेंट अपनी मर्जी से बेशक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लॉस में जा रही हैं, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में वो लोग ये बोल सकते हैं हम लोग लॉस में इसलिए जा रहे हैं, हम लोग ज्यादा इन्वेस्ट करें इनटू ग्रीन प्रोडक्ट्स। मैनिपुलेशन कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए वो लोग। अब हो सकता है वो सच हो कि वो लोग ग्रीन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें जिसकी वजह से इस बार वो लोग लॉसेस में चले गए, लेकिन वो झूठ भी बोल सकते हैं अपने लॉस को छुपाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैनिपुलेशन के खतरात ज्यादा होते हैं। दीज आर द सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑडिटिंग दीज काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक हो गया, इनको आपने याद कर लेना है कि अगर पेपर में है तो आपको ये पता हो। फिर आते हैं हम लोग प्रोसीजर्स की तरफ। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स जो कि आप लगा सकते हो, या प्रोसीजर्स किन चीजों को यूज करते हुए आप बना सकते हो इन चीजों के लिए। पहली चीज अगेन इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, एंड अगेन यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है एक्सपर्ट्स। बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप याद हो। रिकैलकुलेशन ऑफ फिगर्स प्रेजेंटेड, फिर आता है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और फिर आता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑफ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर्स। प्रोसीजर्स आपको समझाते हैं, बुक से बने बने प्रोसीजर्स मिलेंगे या शायद ना भी मिले इसके बारे में, क्योंकि मैं आई एम वेरी श्योर कि बुक में शायद ये वाले इनके बारे में प्रोसीजर्स नहीं है, लेकिन ये वो प्रोसीजर्स जो कि हम भी पढ़ा करते थे जिनके बारे में ये वो प्रोसीजर्स जो कि मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, बने बनाए प्रोसीजर्स मुश्किल है मेरे। क्या चीज होती है? सबसे पहली चीज मैनेजमेंट से पूछो कि अगर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के अंदर उन्होंने ये चीज इंक्लूड की है तो क्यों की है, और अगर की है तो उसका एविडेंस कैसे है। फिर दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक्सपर्ट्स से पूछो। अब अगर मैनेजमेंट बोलती है कि यार देखो मैंने ऑयल एंड गैस होते हुए एक नया रिजर्व फाइंड कर लिया, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के अंदर उन्होंने एक लाइन लिखी, आई हैव फाउंड अ न्यू वेल इन दिस रीजन, जिसके अंदर इतना रिजर्व ऑयल एंड गैस का पड़ा हुआ है। आप एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हो कि यार जो ऑयल एंड गैस की फील्ड में एक्सपर्ट हैं उनसे पूछो कि जाके देखो क्या यहाँ पे इतना पड़ा है गैस और ऑयल का रिजर्व या नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, आप एक्सपर्ट से इंक्वायर करो, मैनेजमेंट से पूछो किस बेसिस पे वो ये लोग रिपोर्ट्स बना रहे हैं और क्यों उसने जो हर एक स्टेटमेंट के बारे में उन्होंने ये क्यों बोला हुआ। ठीक है, रिकैलकुलेशन ऑफ फिगर्स प्रेजेंटेड, यानी कि अगर कोई फिगर आ रही है इंटीग्रेटेड सोशल एनवायरमेंटल के अंदर, उसकी बेसिस को ऑडिट करो, उसकी बेसिस को जज करो, उसकी बेसिस के ऊपर जाओ, अंडरस्टैंड दोस बेसिस एंड रिकैलकुलेट दिस फिगर्स टू एंड कंपेयर विद द मैनेजमेंट। ये आपका एक और प्रोसीजर बन सकता है। ठीक है, कि भाई फिगर्स की बेसिस पे जाओ, किस बेसिस के ऊपर वो फिगर्स बनाई जा रही हैं। अब ये चीज समझ किसको आएगी? जिसने एसपीआर में ना थोड़ा और किया था इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के अंदर, तो या फिर मैनेजमेंट कमेंट्री के अंदर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर, ये सब रिपोर्ट्स होती हैं। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के अंदर ही आ जाती है। तो उसके अंदर किसी ने फोकस किया था, तो मैनेजमेंट जब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देती है, गोल्स होते हैं उसके पीछे, और गोल्स किस बेसिस पे डिटरमाइन किए जाते हैं, ऑडिटर्स उनको जाके जज कर सकता है। फिर ये जज कर सकते हैं यार ये गोल ठीक भी है नहीं, फिर उस गोल को अचीव कितना परसेंट कर लिया गया है भाई, वो भी ऑडिटर जज कर सकते हैं, और फिर कंपेयर कर सकते हैं विद द मैनेजमेंट क्या है जो लिखा है, जो कैलकुलेशन परफॉर्म हुई है ठीक हुई भी है, और उसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी देखने के लिए भी वो कर सकता है रिकैलकुलेशन। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपको हो सकता है एविडेंस ना मिल रहा हो, लेकिन जो उस चीजों के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं कि भाई एक मैनेजमेंट अगर इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में वही ऑयल एंड गैस वेल वाली बात लिख रही है, तो उसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट जो मैनेजमेंट ने खुद से बनाया होगा जो उसकी बेसिक है, उसको जाके इंस्पेक्ट करो वो क्या डॉक्यूमेंट कहता है। ठीक है, और एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हो थर्ड पार्टी से कि देखो अगर आपका नया वेल डिटरमाइन हुआ और मैनेजमेंट ने बताया इसमें इतने रिजर्व्स पड़े, ऑब्वियसली मैनेजमेंट कोई एक्सपर्ट नहीं है, उसने भी किसी तीसरे बंदे से कंफर्म करवाया होगा कि इसके अंदर कितना वेल ऑयल एंड गैस का रिजर्व पड़ा हुआ है। वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर्स होते हैं। अब उन सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर से आप कंफर्मेशन भिजवा सकते हो जिसके ऊपर लिखा होगा वी आर करेंटली ऑडिटिंग द इंटीग्रेटेड रिपोर्ट ऑफ दिस एंड दिस कंपनी, और आपने ये बताया था कि इसके अंदर इतनी अमाउंट की गैस और ऑयल पड़ी हुई होगी, तो क्या ये सच है या गलत है।
ठीक है, आप ये वो कर सकते हो। सही हो गया। तो दीज आर द एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो कि आप ले सकते हो। ये आपके प्रोसीजर्स लगाने का तरीका होता है। सही है। अब अगर मैं इससे आगे आऊं तो हम लोग डायरेक्ट इसके टॉपिक के बुक में मूव करेंगे। 258 नंबर पेज है, सॉरी 528 है शायद, नीचे आता है। अगेन यहाँ पे उसने क्या बताया, व्हाट इज द नीड फॉर सोशल इंश्योरेंस। द नीड, इसको पढ़ने का इंडिया आप समझने, सिर्फ समझना, याद नहीं करना ना, इसको कुछ इन डेप्थ पढ़ना। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में वही बात बता रहा है कि गोल्स होते हैं उसके पीछे। जब आप ऑडिट करोगे तो गोल्स आइडेंटिफाई करोगे, मेजर करोगे परफॉर्मेंस को, फिर अगेन असेस करोगे क्या वो ठीक है या नहीं। एग्जाम के अंदर यू में बी आस्क्ड टू सजेस्ट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स फॉर अ कंपनी, मेक श्योर योर सजेशंस आर measurable, whether this is in डॉलर्स, परसेंटेज, नंबर और डे। आप सजेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ सकती है आपको मैनेजमेंट में, लेकिन ये आपका ऑडिट के अंदर बहुत कम आता है, इतना नहीं आता। ठीक है, ये वाला इस पोर्शन को आप सिर्फ पढ़ लो, समझ लो, दैट इज मोर देन इनफ। द नीड फॉर एश्योरेंस रिपोर्ट्स ऑन सोशल एंड एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स, इसको आप काइंडली पढ़ ले। इंपॉर्टेंस को उसने एक्सप्लेन किया, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट। ठीक है, ज्यादा रिलायंस, इन सबसे आपको यही चीज पता चलेगी कि यार ज्यादा रिलायंस प्लेस करेगा इन्वेस्टर, और ज्यादा रिलायंस प्लेस करने की वजह से ज्यादा स्टेक होल्डर्स आप पे ट्रस्ट कर सकेंगे। इससे आपको यही पता लगेगा इन सारे पॉइंट्स को पढ़ने से, इंपॉर्टेंस को। ठीक है, नीड क्या है, अगेन इनको पढ़ लें, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग मेन नीचे आते हैं, पढ़ते हैं। प्लानिंग, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या आप कहते हैं प्लानिंग में, प्लान किस तरह से करना है आपको। अगेन जो मैंने आपको समझाया कि प्रॉब्लम्स या प्लानिंग, आप जो प्रॉब्लम्स है उन्हीं के अगेंस्ट आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। ठीक है, कैसे करोगे। There are a number of issues that should be considered when planning an engagement to provide assurance over the entity's business performance measures and sustainability indicators। रिपोर्ट है ना, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स है, तो उनके ऊपर अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो कैसे प्लान करोगे, जो प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन की उसके अगेंस्ट जो आपको आंसर्स मिलेंगे, दोज आर ऑल द प्लानिंग। अंडरस्टैंडिंग agreeing the scope of the engagement, obtaining an understanding of the entity, considering the appropriateness of KPIs chosen, reviewing and agreeing the KPIs over which assurance is to be provided, identifying the evidence that should be available in relation to each KPI, considering the potential for manipulation। ठीक है, मतलब ये बड़े आसान आसान किस्म के, जैसे मैंने देखो अभी आपको प्रॉब्लम समझाया यहाँ पे, इन प्रॉब्लम के अगेंस्ट आपको जो लगता है जो काम आप कर सकते हो इन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, वो क्या है, आपके प्लानिंग स्टेज पे आएंगे। तो अगेन ये सारे के सारे क्या है, प्लानिंग स्टेज की चीजें आ गई, इनको आप पढ़ लें। ठीक है, काइंडली पढ़ लें, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, समझना जरूरी है। ठीक है, प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स में क्या लिखा है, वही चीजें लिखी हैं जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। और प्रॉब्लम्स के बारे में आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं वही जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, किस किस्म के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। रिपोर्टिंग, इसको आप पढ़ लें, कोई इतना खास नहीं है ये भी। इस टॉपिक के अंदर जो माय अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस जो चीज़ टेस्ट होने वाली है ना, वो प्रोसीजर्स ज़्यादा नहीं है। अगर इसका क्वेश्चन आ गया, इसमें आपको क्या चीज़ टेस्ट करता है, आपसे क्या कर सकता है, इसमें आपसे पूछ सकता है कि भाई प्लानिंग किस तरह करोगे और प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस होती हैं इसके ऑडिट में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि इस टॉपिक में आपको बोलूँ प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग पास क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो वहां पे भी आपको आइडिया हो जाएगा कैसे हम लोग यहाँ पे इन चीजों को देख रहे होते हैं। सही है, छोटा सा बहुत टॉपिक था आज का। खास तौर पे जो ऑडिट ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, सोशल एनवायरमेंटल, इन सब के ऊपर बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसमें मैं आपको यही गाइड करूंगा कि यार देखो, प्रोसीजर्स पे अपना 40% ऑफ द पोर्शन का फोकस रखें। ठीक है, कि ज्यादा चांसेस नहीं है प्रोसीजर्स हैं, बट एट द सेम टाइम प्लानिंग और उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, इनके ऊपर आप ज्यादा फोकस रखें। और प्रॉब्लम्स मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, इनको आप देख लें। ठीक है, प्लानिंग आपको मेजरमेंट के अंदर किस किस्म के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मैंने वही बात है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में नॉट स्पेसिफिक टू मेजर एक्यूरेटली, द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व में लैक प्रिसीजन एंड डेफिनेशन, उसी को नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। एब्सेंस ऑफ सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स, कंट्रोल्स नहीं है, सिस्टम्स नहीं, उसके बावजूद की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मैनेजमेंट बना रही है, कैलकुलेशन के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, ये सारी वही बातें जो कि प्रॉब्लम्स हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया, और रिपोर्टिंग के अंदर इसको आप पढ़ लें। मेजर इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई आपके प्रॉब्लम्स प्लस आपकी प्लानिंग वाला स्टेज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोसीजर्स इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, बुक आप काइंडली पढ़ें। आपका टॉपिक जो था सेकंड लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विच वाज ये रहा, अदर असाइनमेंट्स वाला टॉपिक, ये खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट
लेक्चर से इनके क्वेश्चंस करेंगे, हर एक का कोई एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। और अगर इसके अलावा आपको लगता है आप कोई और क्वेश्चन करना चाहते हो, करो। होगा ऐसे, हो सकते हैं हमें सोशल एनवायरमेंटल से कोई पास क्वेश्चन ना मिल रहा हो, तो हम लोग उसको नहीं करेंगे फिर, क्योंकि अगर पास क्वेश्चन नहीं, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज मच। लेकिन अगर रीसेंट पेपर से पास क्वेश्चंस में आ रहा है, तो वो हमारा कवर अप हो जाएगा जब हम लोग एटलीस्ट 5 पुराने पास क्वेश्चन पेपर्स कर रहे होंगे फाइनल में जाके, ठीक है। इंटरन जो जहां जहां मुझे मिलेगा वो मैं आपको किट के अंदर से करवाऊंगा, जो रह गया वो रह गया, वो फिर हम लोग बाद में फाइनल में देखेंगे वहां पे आए या नहीं आए। अगर नहीं आए तो ऑब्वियसली इट इज नॉट मच मोर इम्पोर्टेंट, लेकिन अगेन आपको आना सब कुछ चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके पास। पेपर में आता है नहीं आता, दैट इज समथिंग एल्स। प्रैक्टिकल लाइफ में कल को जब आप जाएंगे ना, तो वहां पे आपको बड़ा मसला होगा अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती होगी, ठीक है। तो इसलिए आनी आपको ये चीज़ें चाहिए कि इनका मतलब क्या है, कैसे प्रोसीजर्स हैं, कैसी प्लानिंग है, कैसे प्रॉब्लम्स हैं, और कैसी एक्सेप्टेंस की कंसिडरेशन है, एंड व्हाट इज मेंट बाय ईच एंड एवरीथिंग, क्यों अदर अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। मोस्ट प्रोबब्ली अगेन जो मेरी प्रिडिक्शन है कि हम लोग 20th तक अपना पूरा कोर्स खत्म कर चुके होंगे, दैट इज ट्रू, क्योंकि अगले 1 2 3 4 दिनों के अंदर मैं आपको करवा दूंगा सारा का सारा इसके पास्ट क्वेश्चंस, बहुत भी हुआ तो। और उसके बाद हम लोग आखिरी 3 दिन जो 20th तक 4 दिन पीछे रह जाएंगे, वो हमारे कवर अप कर देगा। अम, बाकी छोटे मोटे टॉपिक्स जो रहते हैं वो कवर अप कर देंगे, और उसके बाद हमारे पास बहुत टाइम है पास पेपर्स के क्वेश्चंस करने का। सो पेपर्स की तैयारी करें, बेस्ट ऑफ लक इन दैट, और फिर इंशाल्लाह आगे देखेंगे, अल्लाह खैर करे कैसे कैसे जाते हैं। थैंक यू सो मच, एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट रिकॉर्डिंग, एंड अल्लाह हाफिज़।